स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है इस समय चुनावी माहौल चल रहा है और इस समय सबकी पढ़ाई जो है वो बहुत धीमी चल रही है। तो आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ाई को थोड़ा सा गति बढ़ाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि चुनाव के तुरंत बाद UPSSC वाले एक डेट दे दें और हो सकता है कि 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम भी ले सकते हैं। तो आप पढ़ाई का थोड़ी गति बढ़ा लें। और जैसा कि इस वीडियो में या इस चैनल पे आपको ग्रामीण परिवेश की क्लासेस मिल रही हैं जो कि निःशुल्क रहेंगी हमेशा के लिए। तो लेखपाल ग्रामीण परिवेश में अगला जो टॉपिक इस समय आया हुआ है वो लेखपाल के कुछ दस्तावेज़ हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे कि लेखपाल क्या क्या डॉक्यूमेंट रखता है और क्या क्या उसको डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। आप लोग जब लेखपाल बन जाएंगे तो आप लोगों को लेखपाल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे या बनाने पड़ेंगे। ये राज्य सरकार का प्रोटोकॉल होता है जिनको हर लेखपाल को डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। तो टोटल हमारे 10 पॉइंट हैं जो कि क्या नाम इसमें बताने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस सब्जेक्ट्स में क्या नाम जो पेपर में पूछा जाएगा मैथ्स, ग्रामीण परिवेश, GS और हिंदी, ये 2 टॉपिक जो हमारे हैं वो आपका सिलेक्शन तय करेंगे। मैथ्स और ग्रामीण परिवेश, मैथ्स में अलग टॉपिक पूछे गए हैं, थोड़े बहुत चेंज किए गए। GS हिंदी तो हर एग्ज़ाम में आते हैं, उनका कुछ इतना नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा जो अगर एवरेज निकाला जाए तो जो जिन बच्चों के अगर प्री से कट ऑफ क्लियर कर दी जाए तो जिन बच्चों के 83 मार्क्स हैं, टोटल 6000 समथिंग कुछ तो ऐसे ही आ रहे थे। तो अगर 8085 पद अगर उसको चुने जाए तो 80 के अबव जितने भी बच्चे हैं उनको चुन लिया जाएगा। तो जिन बच्चों के 60 के ऊपर हैं उनको कंपटीशन में बने रहने के लिए 2 सब्जेक्ट जो पे ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, एक मैथ्स और दूसरा ग्रामीण परिवेश पे। तो ग्रामीण परिवेश का अगला टॉपिक है लेखपाल के संबंधित जो कागजात हैं उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और देखेंगे कि कागजात में क्या देना पड़ता है। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है खसरा। खसरा एक डॉक्यूमेंट रखना पड़ता है जो कि हर क्या नाम लेखपाल को बनाना पड़ता है। इसमें ये होता है कि कौन सा किसान किस खेत नंबर का मालिक है, या यूँ कहूँ कि जैसे इस टाइप क्या नाम इस टाइप के एक बना दिया जाता है लेखपाल जो धरा नक्शा बनता है। जैसे मान लीजिए रोड है गई हुई है, ये खेत नंबर इतने है X है, या 1 है खेत नंबर, ये 2 है, ये खेत नंबर 3 है, और ये खेत नंबर 4 है, ये खेत नंबर 5 है। तो इस टाइप का एक नक्शा होता है जो पहले एक कपड़े पे बन के आता था। अब 2 मई 2016 से जो हमारा क्या नाम खसरा खतौनी है वो ऑनलाइन कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट पूछा भी जा सकता है कि क्या कि 2 मई 2016 से खसरा खतौनी, अभी आगे बता देंगे, खतौनी ऑनलाइन कर दी गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि किस डेट से जो खसरा खतौनी जो ऑनलाइन की गई थी। तो इस टाइप के जो खेत होते हैं उनको हम लोग नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से नंबर उन्हें लेखपाल के क्या नाम जो कि मैप मिलता है उसमें दे दिए जाते हैं। तो खसरा क्या होता है कि कौन किसान किस नंबर की भूमि का, किस नंबर की जो भूमि है उसका मालिक, और उस खेत पर कौन कौन सी फसल उगाई गई है या उगाई जाती है, और उस भूमि से कितना राजस्व प्राप्त होता है, क्योंकि सरकार को राजस्व भी इम्पोर्टेंट होता है। इन सब का जो लेखा जोखा होता है, यानी ये जो लेखपाल का काम यही होता है, ये किताब में एक जगह पे इनको नोट करता है, जिसे क्या नाम इन सब का जो लेखा जोखा होता है उसे खसरा कहते हैं। यानी अगर नॉर्मल तरीके से कहा जाए कि कौन सा किसान किस नंबर या किस खेत नंबर का मालिक है, उस पर किस टाइप की फसल उगाई जाती है और उससे सरकार को कितना राजस्व मिलता है, इन सब चीज़ों को एक रजिस्टर में जो नोट करते हैं या एक जगह पर नोट करते हैं, उसको क्या हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग खसरा कहते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप क्या नाम तथ्य हैं जिनको पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। पहला है कि यह एक जो दस्तावेज़ है वो कानूनी है। कानूनी इसलिए क्योंकि इसको आगे बढ़ाया जाता है, लेखपाल राजस्व अधिकारी को देता है, अधिकारी कलेक्टर को देता है, वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट रखा जाता है सरकार के पास में कि इस नंबर का खेत का मालिक ये है। दूसरा हमारा कृषि आंकड़ों खतौनी के लिए आवश्यक होती है। आगे जब खतौनी बनानी पड़ती है कि किस किसान के पास टोटल कितनी ज़मीन है और उस पर किस टाइप की फसल उगाता है या किस प्रकार की खेती है उसके पास, वो सब चीज़ों बनाने में उसको क्या नाम आवश्यकता पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि खसरा में 22 भाग होते हैं। किसी किसी किताबों में 21 भाग होते हैं और किसी किसी किताबों में 22 भाग होते हैं। लेकिन जहाँ तक कि अगर सही आएगा तो 21-22 में ऑप्शन अगर मिलेगा तो आपको 22 खाने वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हमारा जो होता है कि जो एक खसरा बनाने में किसी भी लेखपाल को 1 साल में 3 बार खेतों पे विजिट करता है। हालांकि लेखपाल करता नहीं है, लेकिन वो है क्योंकि उसको चढ़ा देता है। सरकार को पता है कि आप साल में 2 फसल उगाते हैं, एक रबी की, दूसरा खरीफ की। तो लेखपाल भी ऐसे चढ़ा देता है कि 6 महीने में हमारा रबी की फसल हुई और 6 महीने की आपकी क्या नाम
खरीफ की फसल हुई। ये देखिए यहाँ पे लिख दिया था मैंने शायद, खसरा खतौनी जो है वो 2 मई 2016 से ऑनलाइन कर दी गई है। अब आप इसको जा करके कहीं भी वेबसाइट पे जो उनसे क्या नाम किसी अपनी तहसील में जा करके ऑनलाइन निकलवा सकते हैं। उससे पहले खसरा खतौनी ऑनलाइन नहीं था। ये तो हो गया खसरा तरीके का। फिर होता है सजरा, ये लेखपाल के ही वर्ड हैं। तो ये होता है सजरा। सजरा क्या होता है कि किसी किसान या किसी गाँव के नक्शे को हम लोग क्या कहते हैं, सजरा कहते हैं। मतलब गाँव अगर इस टाइप का दिया गया है, मान लो यहाँ पे घर बने हुए हैं, यहाँ पे घर बने हुए, यहाँ पे घर बने हुए, यहाँ पे घर बने, ये रोड आई है और यहाँ पे तालाब बना हुआ है, यहाँ घर बने हुए हैं, यहाँ घर बने हुए हैं और इसी के किनारे इधर घर बने हुए हैं। तो एक प्रकार का जो नक्शा होता है, गांव का जो नक्शा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सजरा कहते हैं। तो अगर सजरा की डेफिनेशन पूछने के लिए आए कि सीधे सीधे पूछ देते हैं सजरा किसे कहते हैं, तो गाँव के जो नक्शे को हम लोग क्या कहते हैं, सजरा कहते हैं। सजरा क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो कोई भी किसान जो होता है पट्टियों में बांट दिया जाता है, 1 2 3, ये पट्टियाँ ही तो बनी होती हैं नक्शों पे, तो पट्टियों में बांट दिया जाता है। तो सजरा में क्या है, गांव का सजरा पूरे गांव की ज़मीन को पट्टियों में बांटता है और हर पट्टी का अपना अलग अलग नंबर भी होता है। मान लो 1 2 3 जो नंबर दिया जाता है उसका अलग अलग नंबर होता है। वह यह नंबर वह यह दिखाता है कि उस ज़मीन पर किस इंसान का या किस व्यक्ति का स्वामित्व यानी अधिकार है। चौथा पॉइंट दिया गया है कि क्या नाम, गांव का लेखपाल पट्टी के लिए एक खसरा रखता है जिससे कि विवरण होता है उस पट्टी का मालिक कौन होता है। क्योंकि सजरा बनाने के लिए खसरा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि खसरा में क्या होता है कि कोई भी किसान का कितना ज़मीन है उन सब चीज़ों का विवरण होता है। और विवरण निकालने के साथ में सजरे में कहाँ पर कितने गाँव बने हुए हैं उनको बनाने में खसरे की आवश्यकता होती है, या यूँ कहूँ सजरा बनाने में खसरे की आवश्यकता पड़ती है। थर्ड पॉइंट है हमारा खतौनी। खतौनी में क्या होता है, खतौनी जो है वो क्या नाम, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें 13 खाने होते हैं। सजरा में हमारे 22 खाने होते थे और खतौनी में हमारे कितने खाने होते हैं, 13 खाने होते हैं। इसमें खतौनी में हम लोग क्या देखते हैं कि किस ज़मीन में कौन सा जोतदार मतलब उसकी जो गुड़ाई बुनाई करता है उसको कौन सा किसान कितनी जगह में उसमें जोत करता है, और उसके पास जोतदारों का वर्णन होता है कि वह किस हैसियत की भूमि धारण किए हुए है। हैसियत मतलब होता है किसी के पास, जैसे मान लो कि बलुई मिट्टी है, किसी के पास दोमट मिट्टी का अधिकार, उसका खेत उसमें पड़ गया, और किसी में कंक्रीट वाली मिट्टी है, तो किस हैसियत मतलब कि उस ज़मीन में किस प्रकार की या कितनी खेती उगती है, उन सब चीज़ों का विवरण भी उसी में खतौनी में होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि क्या नाम, इसको 6 सालों में नवीनीकृत किया जाता है। किसको, खतौनी को। खतौनी को क्यों के नवीनीकृत किया जाता है, क्योंकि उसमें 6 सालों में ये विवरण दिया जाता है कि उसकी ज़मीन किस टाइप की हो गई है या किस टाइप की थी, ताकि आप एक अंदाज़ा लगा सकें कि राजस्व उसको किस बेस पे लिया जाएगा। मान लो कि अगर राजस्व बना दिया गया लेकिन उतनी क्या नाम फसल ही नहीं पैदा होती है, तो किस टाइप की उसके पास ज़मीन है उसको अपडेट करने के लिए उसमें 6 सालों की क्या नाम टाइम लेना पड़ता है। तो खसरा विवरण का प्रयोग करके समस्त भूमि की खतौनी क्या नाम खसरों का प्रयोग करके, खतौनी में भी खसरों का प्रयोग होता है क्योंकि खसरा इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसको पूछा भी गया था क्या नाम राजस्व लेखपाल 2015 की 2015 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि राजस्व खसरा क्या होता है, तो उसमें एक लिखा था भू अभिलेख। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया भी था ये वीडियो में। क्या नाम खतौनी बनाने के लिए खसरों का प्रयोग होता है। और ये भी अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो खसरे में जो चेंजेज होते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई अपडेट करता है तो उसको लाल स्याही से करते हैं, तो जो उसमें जो खतौनी में जो चेंजेज होंगे वो लाल स्याही से परिवर्तित किए जाएंगे और किसी स्याही से परिवर्तित नहीं किए जाएंगे। अगला टॉपिक है कि हर एक लेखपाल को एक डायरी दी जाती है कि उसकी दिनचर्या क्या होगी। वही मतलब ये डायरी ही होती है कि क्या वो करेगा। इसमें किसान का तो कुछ नहीं नोट करेगा, किसान क्या करता है, इसमें वो अपना खुद ही का विवरण नोट करेगा कि वो क्या करेगा। इसका विवरण जो इस डायरी का विवरण है वो लैंड रिकॉर्ड रजिस्टर 47 के अकॉर्डिंग दिया गया है कि लेखपाल अपने हल्का जो क्या होता है उसको जो एरिया मिलता है, जिस एरिया में वो अपने विजिट करेगा, जिस एरिया का वो लेखपाल होता है उसको हल्का कहते हैं। हल्के भर के लिए एक डायरी रखेगा और उसमें करेगा क्या, उसमें क्या करेगा कि वो कर्तव्यों समेत प्रतिदिन का जो कार्यों का विवरण होगा वो उसमें नोट करेगा। और यह विवरण 1 अगस्त से 31 जुलाई तक की वो नोट करेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा ये हो सकता है कि उसकी जो एक विवरण होगा वो 1 अगस्त से लेकर के 31 जुलाई तक की उसमें रिकॉर्ड करता है। पाँचवा पॉइंट ये है कि किसान बही यानी किसान की जो डायरी रखेगा। अब बही मतलब डायरी होता है, तो किसान के लिए भी एक बही बनाएगा। इस बही में या इस डायरी में ये होता है कि किसान बही में लेखपाल द्वारा तैयार की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लेखपाल खुद किसान की डायरी एक बनाता है या बही बनाता है। वह बनाई गई वह दस्तावेज होता है जो कि किसान के पास रहती है। एक कॉपी किसान को दी जाती है, एक कॉपी हमारे राजस्व विभाग में जाती है।
ये किसान भाई क्या नाम जो किसान भाई जो इस समय ऑनलाइन सबसे निकलवा सकता है, क्यों इसका कुछ शुल्क लगता है, क्योंकि इसमें उसका क्या नाम सरकार का एक अधिकारी काम करता है जो कि लेखपाल है। इसका मामूली से शुल्क होता है 10 रुपये देख करके आप उससे अपनी किसान भाई निकलवा सकते हैं। अगर किसान भाई में आगे कोई दिक्कत होती है तो उसको कानून को भी अगर नहीं मानता है, उसको अगर कोई दिक्कत होती है तो आगे वो राजस्व विभाग या कलेक्टर के पास भी जा सकता है अपनी शिकायत लेकर के। खेती इसमें इस किसान भाई में होता क्या क्या है। पहली चीज़ तो खेती किस प्रकार है, खेती का प्रकार लिखा जाता है कि उसके पास कंकरीली, पथरीली, दोमट, बलुई किस टाइप की मिट्टी है, उसकी मात्रा कितनी है, यानी कितना एरिया उसके पास है, 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, उसकी वो दिखा जाता है। और उस पर किस प्रकार का संबंध है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है या किसी रिलेटिव की है, उस संबंधों का विवरण दिया जाता है, जिससे किसान अपनी भूमि की जानकारी रखता है। तो इन सब ये जो 5 पॉइंट इसमें अभी बताए हैं, 5 पॉइंट और हैं इसी वीडियो में, सारे दस्तावेजों या कागज़ जितने बनाता है उन सब चीज़ों का विवरण हम लोग देख लेंगे। तो फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहे, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। पहला होता है सजरा, जो कि सजरा ये किसी भी किसान का मालिकाना हक दिखाता है कि वह किस भूमि का, किस नंबर का वो अधिकार रखता है जिस भूमि पे, उसको सजरा कहते हैं। सजरा जो होता है वो लेखपाल द्वारा बनाया जाता है। और थर्ड पॉइंट होता है खसरा बनाया जाता है। सजरा जो किसी भी गाँव का मैप होता है उसमें स्वामित्व दिखाया जाता है किस पट्टी का कौन सा मालिक है। और इसमें जो होता है कि किसी भी कानूनी स्वामित्व बताया जाता है और हर पट्टी का जो एक अलग खसरा नंबर होता है वो हमारा सजरा में कहलाता है। खतौनी क्या होती है, खतौनी को जो हमारी होती है, जो किसी भी डॉक्यूमेंट किसी भी लेखपाल द्वारा बनाया गया हुआ कागजात जिसमें यह लिखा होता है कि किस नंबर को कौन सा जोतदार किस प्रकार की खेती पर कौन सी फसल उगा रहा है, कौन सी फसल नहीं उगा रहा है। इसमें जो क्या नाम चेंजेस वो लाल स्याही से किए जाते हैं और ये 6 सालों पर अपडेट कर दिया जाता है। फिर आता है दिनचर्या और डायरी, जो कि क्या नाम लेखपाल की होती है। इसमें वह अपने प्रतिदिन की दिनचर्या और उसमें क्या नाम अपने हल्के में जितने उसके कर्तव्य होंगे उनका विवरण करता है। और ये जो लेखपाल की जो डायरी बनती है वो 1 अगस्त से 31 जुलाई तक की बनाई जाती है। फिर आता है किसान बही। किसान बही में ये होता है कि कौन सा किसान किस नंबर की या किस प्रकार की या कितना एरिया उसके पास है, उन सब चीज़ों के विवरण जो लेखपाल बनाता है वो 1 कॉपी किसान को दी जाती है और 1 कॉपी जो आगे राजस्व विभाग में भेजी जाती है। कोई भी किसान अपनी किसान बही निकलवाने के लिए 10 रुपये का मामूली शुल्क दे करके अपनी किसान बही निकलवा सकता है। आगे के पॉइंट हम लोग देखें। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि कुछ और टॉपिक क्या क्या हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स में कागजात। अगला है चकबंदी, जो कि लेखपाल के द्वारा ही होता है। कुछ चकबंदी लेखपाल होते हैं, कुछ राजस्व लेखपाल होते हैं, लेकिन चकबंदी विभाग भी हमारा राजस्व विभाग के अंदर ही आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चकबंदी विभाग किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि चकबंदी अधिनियम जो लागू हुआ था यूपी में वो 1953 में लागू हुआ था और पारित कब हुआ था, 1954 में पारित हो गया था। सबसे पहले कैराना तहसील में हुआ था, कैराना तहसील जो कि मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर। और दूसरा जो हमारा तहसील लगी थी वो मुसाफिर खाना तहसील, जो कि हमारी कहाँ थी, सुल्तानपुर में थी। यहाँ पे लागू किया था क्योंकि ये पहले चेक कर रहे थे कि हमारा जो चकबंदी होगा वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो उसके बारे में सबसे पहले यूपी में कुछ पार्ट में स्टार्ट किया गया। पहले तो कैराना तहसील में, जब उसमें देखा सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद मुसाफिर खाना तहसील में लागू किया गया तो उसमें भी देखा सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद पूरे यूपी में 1958 में ये चकबंदी जो प्रक्रिया है वो लागू हो गई थी। चकबंदी प्रक्रिया में क्या होता है कि मान लो एक किसान राम है, उसके पास 4 खेत हैं और उसके एक ही लड़का है या 2 लड़के हैं, तो एक खेत पे राम चला जाएगा, एक खेत पे किसान उसका लड़का चला जाएगा या दूसरा लड़का चला जाएगा, तब भी उसको तीसरे के लिए भेजना पड़ेगा, या यहाँ जाएगा, यहाँ का उठ करके यहाँ जाएगा। या लाइट कभी कभी कुछ गाँव में बहुत सुबह की आती है, कुछ गाँव में शाम की आती है, तो उसमें सींचने या देख रेख करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो क्या किया गया सरकार ने कहा कि हम किसानों को थोड़ा फ़ायदा कराएंगे। उन्होंने क्या किया कि चकबंदी प्रक्रिया में सारे खेत जो अलग अलग, चकबंदी प्रक्रिया में यही होता है कि सारे जो चक उसके अलग अलग होते हैं वो एक जगह कर दिए जाते हैं ताकि उसको मेहनत कम पड़े और वो खेती पे ज़्यादा ध्यान दे सके। लेकिन कुछ जगह पे इसका बहुत विरोध भी हुआ और कुछ फ़ायदे भी हुआ। विरोध इसलिए हुआ, मान लो कि जो कोई इस खेत से अगर रास्ता जाना है तो इस खेत से अगर रास्ता जाएगा तो कुछ ज़मीन इसकी भी जाएगी, कुछ आगे भी जाएगी,
अगले किसानों का जो रास्ता जाएगा। तो ये ज़मीन सरकार अपने पास से तो लाएगी नहीं, ये ज़मीन जो होगी वो इन्हीं किसानों की ज़मीन से थोड़ी थोड़ी लेकर के बनाई जाती है, सबकी थोड़ी थोड़ी कट जाती है। मान लो किसी की अगर 4 बीघे है या 4 बीघे है, उसकी मान लो 4 पौने 4 बीघा ही रह जाती है, मान लो कि 25% जो है वो सड़क में चली जाती है, तो कोई ज़मीन अपनी देना नहीं चाहता है। तो इससे कुछ कई कई जगह पे नुकसान भी हुआ, लेकिन कई कई जगह पर इसका क्या नाम फ़ायदे भी हुए। अब चकबंदी भी 2 प्रकार की होती है, इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा बाद में। चकबंदी भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है ऐच्छिक, एक होती है अनिवार्य। ऐच्छिक में ये होता है कोई भी किसान अपने अकॉर्डिंग या अपनी सुविधा अनुसार उसकी क्या नाम चकबंदी करा सकता है। लेकिन पहले सबसे पहले ये स्टार्ट हुई थी 1936 के आसपास, 1921 के पास पंजाब में स्टार्ट की गई थी। लेकिन यह प्रक्रिया सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत ही स्लो होती थी। क्योंकि इसमें कई विरोध होते थे। सबसे पहले ग्राम पंचायत अधिकारी क्या नाम जो पंच होते हैं उनसे मिलना पड़ता है, फिर प्रधान से निपटना पड़ता है। इन सब चीज़ों में ये प्रक्रिया बहुत ही स्लो चल पाती है। फिर आती है अनिवार्य। अनिवार्य में भी 2 टाइप की होती है, एक होती है ऐच्छिक और एक होती है अनिवार्य। अब इसमें क्या अलग होता है, ऐच्छिक ये भी, ऐच्छिक ये भी। ये अनिवार्य में क्या होता है कि मान लो एक गांव के किसान जो हैं वो 70% जिनके पास की भूमि रहती है, वो लोग अगर तैयार हो जाते हैं चकबंदी कराने के लिए। ध्यान से देखिएगा कि अनिवार्य में एक प्रकार होता है ऐच्छिक। ऐच्छिक में अगर मान लो एक गांव के किसान 70% लोग तैयार हो जाते हैं क्या चकबंदी कराने के लिए, तो बाकी जो बचे 25% को वो अनिवार्य हो जाता है कि उनको चकबंदी करानी ही पड़ेगी। इसमें दूसरा पॉइंट होता है अनिवार्य। अगर सरकार चाहती है कि उसको चकबंदी करानी है तो वो ज़रूरी हो जाता है कि सभी को चकबंदी करानी पड़ेगी। इसमें 2 टाइप होते हैं चकबंदी के, ऐच्छिक। ऐच्छिक में कोई भी इंसान अपनी मर्जी से चकबंदी करा सकता है। ये लागू हुई थी पंजाब में 1921 के आसपास, लेकिन ये बहुत स्लो प्रक्रिया होती है। दूसरी अनिवार्य होती है। अनिवार्य में ऐच्छिक। ऐच्छिक में भी 2 टाइप की होती है। अगर 70% किसान अगर चाहते हैं कि वो चकबंदी हो जाए तो हो जाती है, बाकी 25% को कराना ही पड़ता है। और तीसरी होती है अनिवार्य, जो सरकार अगर चाहती है चकबंदी कराना तो सारे किसानों को चकबंदी करानी पड़ती है। फिर आती है गिरदावरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे किसानों का इंपॉर्टेंट रोल आता है। क्यों रोल आता है, इसका एक वर्ड ही आप देख रहे होंगे, गिरदावरी। गिरदावरी मतलब गिरना, वरी मतलब क्या होता है, फसल, या फसल का गिरना या सूखा होना या जितनी फसल का नुकसान होता है उसमें उसकी जो डिटेल जो लेखपाल हमारा आगे विभाग को देता है वही हमारी गिरदावरी होती है। यानी यूँ कहूँ तो किसान संबंधी एक प्रक्रिया होती है जो कि लेखपाल वर्ष में 2 बार करता है। 2 बार क्यों करता है, क्योंकि सरकार को पता है कि एक रबी की फसल होती है, दूसरी खरीफ की फसल होती है। 6 महीने ठंडा के बाद रबी की फसल और गर्मी में खरीफ की फसल, 2 टाइप की होती है। तो 2 ही बार के लेखपाल जो बनाता है गिरदावरी के डॉक्यूमेंट। यह जानकारी सब जो होता है गिरदावरी ऐप पर अपडेट करता है लेखपाल, ठीक है। और इसकी जानकारी जो प्रशासन के राजस्व विभाग को जानकारी प्राप्त होती है और इसकी कितने रकबे पर हमारी कौन सी फसल बोई गई थी, गिरदावरी से ही पता चलता है कि कितने रकबे पर कितनी फसल बोई गई थी। और गिरदावरी के आधार पर ही जब गिरदावरी के डॉक्यूमेंट बनते हैं, कोई भी लेखपाल बनाता है तो गिरदावरी के आधार पर ही किसानों को मुआवजा दिया जाता है कि उसका प्राकृतिक आपदा से उसकी खेती में नुकसान ये हुआ था। क्योंकि जो सरकार है वो ये कहती है कि किसान, हमने आपको खेत दिए, इसमें आपने कुछ लागत लगाई, उसका प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। तो गिरदावरी के रिकॉर्ड के आधार पर ही उसमें दिखाया जाता है कि किसान को कितना मुआवजा मिलेगा। यह सब किसके अंडर में होता है, लेखपाल के अंडर में, कितनी वो एंट्री करता है कितनी नहीं एंट्री करता है। फिर होता है जमाबंदी। जमाबंदी 2 लोग बनाते हैं, एक लेखपाल बनाता है, दूसरा अमीन बनाता है। 2 ही लोग जमाबंदी बनाते हैं। जमाबंदी क्या होता है कि यह प्रत्येक राजस्व संपत्ति में जितने भी रिकॉर्ड ऑफ राइट तैयार किए जाते हैं। जमाबंदी मतलब कि विभिन्न जिस भी व्यक्ति के कितने अधिकार हैं, किस ज़मीन पे अधिकार हैं, क्या क्या अधिकार हैं, स्वामित्व कितना है किसी इंसान का, खेती की नवीनतम जानकारी की जो जानकारी रखी जाती है वो जमाबंदी में रखी जाती है। फिर ये कहा गया कि यह हर 5 साल बाद अपडेट कर दी जाती है, नवीनीकृत की जाती है।
ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, पूछा जाता है कि जमाबंदी कितने सालों पे नवीनीकृत की जाती है। और जो प्रत्येक लेखपाल इसको क्या करता है, दूसरी जिला रिकॉर्ड के रूप में इसको रखता है और उसको अपडेट करना पड़ता है हर लेखपाल को क्या नाम है इसके विवरण को। फिर आता है दाखिल खारिज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने कहीं पर कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में या लाइफ में सुना ही होगा, दाखिल खारिज। दाखिल मतलब होता है एंट्री, खारिज मतलब ये आपकी एंट्री कैंसिल करके दूसरे की एंट्री कर दी गई, तो इसी का मतलब होता है दाखिल मतलब हटाना, और दाखिल मतलब एंट्री कर देना, खारिज मतलब कैंसिल कर देना। मतलब आपकी ज़मीन पर आपका स्वामित्व हटा करके दूसरे का स्वामित्व ऐड कर दिया गया, यही हमारा क्या कहलाता है, दाखिल खारिज। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन। एक वीडियो में आप पहली वाली वीडियो में बताया था कि म्यूटेशन का मतलब बता देंगे, उसका मतलब दाखिल खारिज ही होता है। इसमें यह कहा जाता है कि ज़मीन का मालिकाना जो हक होता है, हक में हुए बदलाव को दर्शाता है, कि जो ज़मीन पे आपका जो मालिकाना हक था उसमें बदलाव को दर्शाता है, यही हमारा दाखिल खारिज कहलाता है। इसमें क्या होता है कि म्यूटेशन का जो रजिस्टर होता है उसमें पिछली जमाबंदी में जितने भी किए गए सुधार हैं उनमें खेत की जानकारी दी जाती है, और इसमें कोई भी परिवर्तन जो किया जाएगा, जो कि उसमें भी होता था, वो किससे किया जाएगा, लाल कलम से किया जाएगा। ठीक है। फिर हर एक अगला पॉइंट है कि लाल किताब। राज्य सरकार हर अपने संपत्ति के स्वामित्व के लिए एक किताब या एक रजिस्टर बनाती है, जिसमें ये लिखा होता है कि उसमें उगाई गई फसलें और मिट्टी का वर्गीकरण किस प्रकार की है, कुआं कितने हैं उस क्या नाम एरिया में, गांव में ऊर्जा के अन्य साधन या सिंचाई के अन्य साधन क्या क्या हैं, और लाइव स्टॉक में क्या क्या हमारे पास अभी है, पशुओं की संख्या कितनी है, जानवरों और जो अन्य जानवर कितने हैं, गाँव के जो घरों की संख्या कितनी है, और एक गाँव के नक्शे में खेतों की संख्या कितनी है। इन सब चीज़ों की जानकारी जो एक लेखपाल ऐड करता है वो लाल किताब में ऐड करता है, और इसको आगे हमारा राजस्व विभाग में क्या नाम समय समय पर इसका परीक्षण कर करके आगे अपडेट करके बताया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। जमा चकबंदी अधिनियम 1953 में चालू किया गया था यूपी में, और 54 में पारित हुआ, पूरे यूपी में 58 में लागू कर दिया गया। पहली बार जो चकबंदी हुई थी वो कैराना तहसील मुजफ्फरपुर में, और दूसरी जो चकबंदी चालू की गई थी वो हमारे क्या नाम मुसाविर खाना जो कि सुल्तानपुर में है, और पूरे यूपी में 58 में चालू किया गया था। इसमें क्या होता है कि सारे चक जितने भी होते हैं अलग अलग, उन सब चीज़ों को एकत्रित करके एक जगह पर दे दिया जाता था, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आप उस ज़मीन से ज़्यादा फसल उगा सकें। अगला आता है गिरदावरी। गिरदावरी में वो डॉक्यूमेंट या वो कागजात होते हैं जो हर कोई लेखपाल यह दर्ज दिखाता है कि प्राकृतिक आपदा से उस किसान को उसकी फसल में कितना नुकसान हुआ है, उसके हिसाब से ही जब ये डॉक्यूमेंट बनाता है उसके हिसाब से ही राजस्व विभाग गिरदावरी के रिकॉर्ड के आधार पर ही किसान को मुआवजा देती है। ठीक है, इसका अपडेट जो है आगे सरकार को जाता है। फिर आता है जमाबंदी। जमाबंदी में किस संपत्ति का, किस व्यक्ति का, उसकी संपत्ति पर किस प्रकार का स्वामित्व है, कितना उसका एरिया है, इन सब चीज़ों की जानकारी जमाबंदी पर देता है, और यह हर 5 साल में अपडेट कर दी जाती है, और ये हर क्या नाम इसका प्रतिलेख है वो लेखपाल रखता है। फिर आता है हमारा दाखिल खारिज। दाखिल खारिज म्यूटेशन यानी वो चीज़ होती है जो भी किसी भी ज़मीन के मालिकाना हक के बदलाव को दर्शाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी चकबंदी में जो सुधार किए गए उनको भी दिखाया जाता है, और जो चकबंदी का जो परिवर्तन में जो कोई भी परिवर्तन होगा वो लाल कलम से ही होगा, उसके अन्यथा किसी भी कलम या लाल स्याही से ही होता है। फिर एक आता है लाल किताब। इसमें क्या होता है, हर लेखपाल एक राजस्व विभाग की हर एक अलग रजिस्टर होता है, जिसमें उस ज़िले में कितनी हमारी संपत्ति है, किस प्रकार की संपत्ति है, कितने हमारे कुएँ हैं, कितने हमारे सिंचाई के अन्य साधन हैं, और किस प्रकार की फसलें उगाई गई हैं, और इसमें ये भी दिखाता है कि क्या नाम इसमें लाइव स्टॉक कितना है, पशु कितने हैं, गांव में घर कितने हैं, और एक गांव के नक्शे में खेत कितने हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए कुछ विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट जो लेखपाल को बनाने पड़ते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबा लीजिएगा। अगर कोई आपको सुझाव या कुछ बदलाव चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उस पर क्या नाम गौर करेंगे, और हमारे आगे वीडियोज़ आते रहेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।